अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, दो वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। ये बात मत करो, याद रखो जिंदगी की हैसियत मेरे लिए पैर की धूल की तरह है। तुम बार बार बोल रहे सिक्योरिटी, अबे सिक्योरिटी तू रख ले, मुझे क्या करना है उससे। वो कर रहे यहां के आगे, बिहार को आगे। अरे बिहार नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं। और फिर जब भारत को जरूरत पड़ी तो बहरीन में जाकर भारत की बात की, कुवैत में जाकर बात की, सऊदी अरब में जाकर बात की। अरे तुम्हारी जबान तो, तुम तो गूंगे हो, तुमको एक ही बात आती है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें। अबे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो हम पे। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों आए? अरे आए, आते रहेंगे। मैंने हमेशा कहा सीमांचल की जनता से, और आज आपके दरमियान में खड़े होकर फिर से दोहरा रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी लड़ाई अपनी लड़ाई समझता हूं। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है, सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी के एमएलए बड़ी तादाद में जीत जाए। जीतने के बाद जब सीमांचल से इंसाफ होगा, और कैसे होगा, यहां पर नदी का कटाव खत्म होगा, यहां पर बच्चों के लिए स्कूल होगा, यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस सही होगा, यहां पर महिला जो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज का शिकार है उनका अस्पताल बनेगा, यहां के नौजवानों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। ये काम हमको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नफरत इसीलिए होती है, नफरत इसीलिए की जाती है, अगर आपका वोट होगा, आपका नुमाइंदा जीतेगा तो कामयाबी मिलेगी, और अगर आपका साथ होगा तो यकीनन याद रखो, जब एक मल्ला समाज जो 3% या 3.5% बिहार में है, वो कह रहे हैं कि अगर हमको सत्ता मिलेगी तो हमारे समाज का आदमी उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं 17% जनता क्या करेगी? 17% जनता को तय करना है पूरे बिहार में। अगर 3% वाले कहते हैं कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी जो हैदराबाद से आकर तुमसे कह रहा है कि अब्दुल्ला का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री होगा, अबू बकर का बेटा, उमर का बेटा, अली का बेटा, उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री होगा भारत का, फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री होगा। बल्कि अगर हम मजलिस को बड़ी तादाद में काम करेंगे तो याद रखो, मेरी इस बात को नकारना नहीं, सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा इंशाअल्लाह। और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम। अगर आप इत्तेहाद तो मजबूत करेंगे। हम हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहे हैं, सीमांचल के, ये सीमांचल की लड़ाई है, हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। और हमारे एक मजलिस के एक नुमाइंदे ने टीवी चैनल पर बैठकर अच्छा कहा, क्या नाम था, शादाब, बच्चे का नाम शादाब चौहान ने कहा कि आप राजद के किसी
नेता ने टीवी चैनल पर उससे कह दिया कि आप इतना सीट खड़ा कर दिए। तो शादाब ने कहा, देखो भाई, महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए, इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। हम तो 6 सीट पूछे थे, मगर तुम अहंकार में थे। तेजस्वी बड़ी बात करते हैं, बोलते हैं मेरी उम्र कच्ची है मगर मेरी जबान पक्की है। अगर तुम्हारी जबान पक्की थी तो अंजर नईमी को तुमने घर क्यों बिठा दिया? समझा आपने? समझा आपने? वो बेचारा गया ये समझ करके ये हमारा साथ देगा। हम पहले से कह रहे थे, जालिम किसी का साथ नहीं देता, वो सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे आखिर में अपील कर रहे हैं कि सीमांचल में एक आजाद सियासी लीडरशिप की जरूरत है। वरना याद रखिए, सीमांचल में अगर हम हिस्सेदारी को हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपको और हमको, हमारी आने वाली नस्लों को नजारा देखना पड़ेगा कि हर रमजान में नीतीश कुमार आते हैं, तेजस्वी आते हैं और सर पे टोपी पहनते हैं। कोई उनके गले में आकर वो शाल डाल देता है। 11-12 घंटे का रोजा गरीब मुसलमान का रहता है और उससे कहते हैं खजूर ले और तेजस्वी और नीतीश के मुंह में डाल दे। और हमारा बेचारा मासूम बड़ा खुश, वो बेचारा उनको खजूर खिला देता है। याद रखो, हमारा हाल यही करना चाहती है कि तुमको सिर्फ हम नदी कटाव देंगे, तुमको गरीबी देंगे, तुमको भूखा रखेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, तुम्हारी मां और बहनों को कैंसर में मरने देंगे, तुम्हारे नौजवान सीमांचल छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर दौलतमंदों के लिए काम करेंगे। जब तुम पूछोगे कि बताओ तुमने क्या दिया, तो बोलेंगे तेरे साथ हमने रोजा। 1960 से लेकर 2020 तक 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान की आबादी बिहार में है और 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 8% मुसलमान विधायक बने। और आज ये तमाम के तमाम जालिम लोग हमको गाली देते हैं। बताओ, ये आंकड़े तुम्हारा चेहरा दिखा रहे हैं आईने में। जो तुम्हारा चेहरा देखेगा आईने में, वो ये कहेगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरत है, तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है। क्योंकि जब अगर तुम्हारा दिल बड़ा होता तो फिर इतने कम तादाद में 17% के 1960 से, यानी आप बताइए हम 2024 में हैं, 60 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, 17% अल्पसंख्यक आबादी के लोग सिर्फ 8% जीतते हैं। और बैकवर्ड क्लास जिनकी आबादी 25% है, उनके 35% लोग विधायक बनते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग जो 10% आबादी में उनका हिस्सा है, 34% उनके विधायक बनते हैं। तो बताओ आप क्या फैसला करने वाले हैं 11 तारीख को? इसी तरह कोई आपको आकर डराएगा, इसी तरह कोई आकर आपको फुसलाएगा, इसी तरह कोई आकर आपका इस्तेसाल करेगा। मेरे भाई, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो जरूर करते हैं, मगर उनकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। जेडीयू नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा कहती है, मगर बताओ आखिर बिहार में ये क्यों होता है? दूसरी तरफ राजद है, कांग्रेस है। मैं इन तमाम से पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम 24 घंटे ओवैसी को गाली दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि 17% आबादी का 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 8% विधायक क्यों बना? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या फिर तुम तमाम लोग? हमको जवाब दो।
ये बात आपको यहां से समझकर यहां से जाना है। और ये तमाम ताकतें, फिरका परस्त ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि सीमांचल को हमेशा के लिए पसमानदा रखा जाए, सीमांचल की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए और मुसलमानों को सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाहवादी के नाम पर बांटा जाए। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि सुरजापुरी है तो फखर से कहो सुरजापुरी है, कुलैया है तो फखर से कहो कुलैया है, शेरशाहवादी है तो फखर से करो शेरशाहवादी है। मगर याद रखो, दुश्मन को उसकी साजिश में कामयाब होने मत दो। दुश्मन को शिकस्त देना है, एक रहकर शिकस्त देना है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं कोई नहीं। प्रधानमंत्री आज से कई बरस पहले सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर प्रधानमंत्री को सऊदियों ने एक पुरानी तोप दिखाई, तोप। तो प्रधानमंत्री तोप को देखे, फिर के वीडियो है। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगा, वो थोड़ा आपको हंसाने के लिए, बीजेपी वाले नाराज ना हो। तो प्रधानमंत्री उस तोप को देखे और उस सऊदी शेख से पूछे, ये शेख ये तोप कितना दूर फेंकती? तो वो सऊदी शेख बड़ा चालाक था, बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती। अरे 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, पूरा ब्लॉक का पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 3 मर्तबा बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। सीमांचल को क्या दिया? सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसा कैसा कानून बीजेपी ने बनाया देश में। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मैं पार्लियामेंट में 3 मर्तबा खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उनसे इंसाफ नहीं करेगा। ये झूठ है, तुम इंसाफ नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ इस्तेसाल करना चाहते हो। 3 मर्तबा कानून बना दिए। आज मुस्लिम महिला खुद परेशान है। CAA का कानून बनाया, मजहब की बुनियाद पर बनाया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा यह काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे फार्म अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, मैं इस कानून को फाड़ता हूं और दुनिया ने देखा वो कानून गलत है। फिर UAPA का कानून बना दिया गया, नया कानून उसमें तरमीम की गई। मैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम से पूछना चाह रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप हमको बताओ, जब 2019 में अमित शाह UAPA के कानून को तरमीम कर रहा था तो क्या तुम्हारी पार्टी उसकी तायद नहीं की? बताओ प्रोफेसर साहब, किसने उसकी मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। पूरे पार्लियामेंट में 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट डाले, उठाकर देख लो आप, उसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल थे। और आप जिस पार्टी से ताल्लुक है, सर राजद से पूछो, राजद ने भी सपोर्ट किया था। यानी अमित शाह कानून ला रहे और मुसव्विर साहब की पार्टी और राजद उसको सपोर्ट करती है। मंजलिस ने मुखालिफत की। फिर कानून लाया गया वक्फ का। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उस कानून पर अपनी तकरीर की और उस 45 तरमीमात के ऊपर मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा यह कानून संविधान के खिलाफ है और उस कानून को फाड़ दिया। 128 पेज की मैंने रिपोर्ट लिखकर पार्लियामेंट में पेश की कि कानून क्यों संविधान के खिलाफ है।
अरे बताओ प्रोफेसर साहब आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी इस देश को तब्दील करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, एक वक्त 1 साल तेजस्वी भी उनके साथ आ गए थे। नीतीश कुमार की काबिलियत यह है कि उनका अगर रात में सुबह उठते हैं और उनका दिल ये बोला कि नहीं अब के आज मैं चाय मोदी के साथ पीऊंगा, तो उनके साथ पी लेते हैं। अगर दूसरे दिन ख्वाब में उनको कुछ आ गया तो बोले अब तेजस्वी को खरीद कर लेता हूं। तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम कि वो कब किस तरफ करवट ले ले। जिस तरह बिहार में ब्रिज बैठ जाता है उस तरह नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार और मोदी ने एक काला कानून बनाया वक्फ का। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप बताइए, कानून ये बोलता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पे वक्फ करना चाहता है तो मोदी बोल रहे कि हिबा से नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम महिला का हक नहीं मार सकते। क्या कोई दूसरे धर्म में इस तरह का कानून है कि अगर कोई अपने भगवान के नाम पर या किसी के नाम पर अपनी पूरी जायदाद देना चाहता है तो क्या कोई पूछता है कि तुम अपनी बेटी का हिस्सा रख रहे हो नहीं रख रहे हो? अगर मैं अपनी जमीन को अल्लाह को दे रहा हूं तो उसमें औलाद का क्या करना है? मगर मोदी जी बड़ी मोहब्बत करती हैं मुस्लिम महिलाओं से। मोदी जी, आपकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो बुलाओ बिल्किस बानो को अपने घर में बिठाकर चाय पिलाओ। मोदी जी, वो बिल्किस बानो जब तुम मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसको 12 लोगों ने उसकी अस्मत लूटी थी। वो बिल्किस बानो से इंसाफ नहीं करते। मगर बीजेपी कहती है कि वक्फ का कानून, अरे वक्फ का कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया नीतीश कुमार, और इसमें चिराग पासवान भी शामिल है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और मोदी ने मिलकर इस तरह का काला कानून लाया। मगर दुनिया ने देखा कि लोग बोलते एक एमपी जीतने से क्या होता। मेरे भाई, जब लड़ने की बात आती तो तादाद की अहमियत नहीं होती, जज्बे की अहमियत होती है, तड़प की अहमियत होती है, इखलास की जरूरत पड़ती है। उस 540 के वान में आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त अकेला था। मैं खुलेआम और बेबाक तरीके से अपनी गुफ्तगू को रखा। लोग मुझसे पूछे कि तुमने बीजेपी की ताकत के सामने कानून को फाड़ दिया। मैंने कहा मैं ताकत अगर मानता हूं तो सिर्फ जमीन और आसमान के खालिक की मानता हूं, इंसान की ताकत को ताकत नहीं मानता मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम हमारे प्रोफेसर मुसव्विर साहब से पूछना चाह रहे हैं, ये अक्टूबर का महीना है प्रोफेसर साहब, आपको याद होगा 24 अक्टूबर 1999 89 को 98 को क्या हुआ था? 24 अक्टूबर को आज से 34 साल पहले, बल्कि 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था। 1000 लोगों की मौत हुई थी। उनकी लाशों को ऐसे ही खेत में छोड़ दिया गया था। तो उन खेतों पर गुलाब, क्या बोलते हैं, फूल गोभी उग गई थी। बताओ प्रोफेसर साहब, उस वक्त सरकार किसकी थी? 24 अक्टूबर आज से 35 साल पहले, बताओ प्रोफेसर साहब, किसकी सरकार थी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं, 8 सितंबर 2022 को सीवान में एक 8 साला बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया अपने 70 साला दादा के साथ। और उस 8 साल का बच्चा, आप सोचिए यहां जितने लोग बैठे, अगर तुम्हारे पास 8 साल का बेटा है, मैं हमारी बहनों को बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा भाई था, 8 साल का बच्चा, 2 दिन पुलिस स्टेशन में उसको रोक के रखा गया।
पुलिस स्टेशन के बाहर उसकी मां रो रही थी कि मेरा बेटा है, 13 साल का नहीं है, देखो 8 साल का है। 2 दिन बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा, मां बाहर पुलिस स्टेशन के रो रो कर आंखों से आंसू बहा रही थी। उसके बाद 5 दिन तक उसको जेल में रखा गया, बच्चों की जेल में रखा नहीं गया था। 7 दिन के बाद उसकी बेल हुई। बताओ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं था प्रोफेसर यादव? बताओ मुसव्विर साहब, ताली नहीं मारना, सोचो। जो मुझको गाली देते क्यों देते? क्योंकि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तेजस्वी समझता है कि लोग 8 से सितंबर 2022 को भूल जाएंगे। ये उप मुख्यमंत्री था। प्रोफेसर, कहां गया तुम्हारी तड़प? तुम्हारे मुंह से गाली निकलती माजिद के लिए, क्या तुम्हारी जबान पर गाली नहीं आती? अगर वो बच्चा तुम्हारे औलाद होता तो तुम क्या करते बताओ? 2 दिन 8 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन में, तेजस्वी बैठा है पटना में और बड़ा बड़ा बोलता है, अरे हम हैं, ये कर देंगे, मुसलमान का वो कर देंगे। तुम तो उप मुख्यमंत्री थे ना, तुम तो उप मुख्यमंत्री थे। तुम्हारे भाई से तुम्हारी नहीं बनी तो तुमने भाई को अपने घर से निकाल दिया। तेजस्वी, उस मां पर क्या गुजरी होगी? उस अपने 8 साल के बेटे को उसने 7 दिन नहीं देखा। बेल पे निकला बच्चा, वो सीवान में। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं, माशाअल्लाह से ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं कि ये हर पार्टी में जाके आए हैं। हम सुनते थे कहावत में कि घाट घाट का पानी पिया है, तो मालूम हुआ प्रोफेसर साहब पहले गए, हाँ पहले एनसीपी में गए, फिर उसके बाद जेडीयू बीजेपी में गए, फिर जन अधिकार में गए, फिर उसके बाद वो नई पार्टियां उसमें गए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। इतना तुमने कितनों का नमक खाया भाई? 1 2 3 4 5 तो 5 वक्त की नमाज में सजदा करते, ये तो हर जगह जाके क्या बात है प्रोफेसर साहब, 5 जगह आप गए और फिर आप हमको आईना दिखा रहे हैं। याद रखो, ये जबान बड़ी दराज है, तुम्हारे हर सवाल का नहीं बल्कि तुम्हारे सियासी आकाओं भी मेरे सामने गूंगे हो जाते हैं। ये आप बताइए। अच्छा, फिर अभी तौसीफ साहब ने कहा कि हर कोई मुझसे पूछ रहा है ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया? मेरे भाई याद रखो, भारत एक आजाद मुल्क है। बिहार और हैदराबाद हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। ये जो इनकी सोच है ना, ये जागीरदारों की सोच है, ये समानतावाद की सोच है। तू कौन होता हमारे इलाके में आंख खोला था? बताओ, ये हंसने की बात नहीं है। तुम जब यहां से उठोगे तो ओवैसी के इस बात को समझो, मेरी बात को पहुंचाओ सारे सीमांचल के कोने कोने में। ये लड़ाई वक्फ कानून के खिलाफ है, ये इलेक्शन वक्फ कानून के खिलाफ वोट देने के लिए। ये इलेक्शन बीजेपी और नीतीश कुमार के जंगल राज के खिलाफ वोट देने के लिए। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ के लिए, मजलिस का साथ देने के लिए है। ये लड़ाई सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है, याद रखो। क्या आप साथ देंगे हमारा? क्या आप साथ देंगे हमारा? 11 तारीख को कहां बटन लगेगा? 11 तारीख को बटन कहां दबेगा? हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद, अब्दुल रहमान जिंदाबाद, अब्दुल रहमान जिंदाबाद। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।